Hello everyone, welcome back to our channel. Today we discuss about the replication. हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई सेंट्रल डोगमा क्या होता है, कैसे कि भाई डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशंस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और मैसेंजर आरएनए से सब जब डीएनए की फॉर्मेशन होती है तो हम उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आज हमने इस क्लास के अंदर ये पढ़ना है कि जो डीएनए होता है वो जब अब उससे ही डीएनए बनाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और वो प्रोसेस कितना लंबा चलता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके अंदर, तो इस वीडियो के अंदर हम ये सब देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं कि भाई पहले कि इसके आगे क्या क्या है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं। अब जब हम इस प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के अंदर पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और डीएनए के रेप्लिकेशंस भाई किस स्टेज के अंदर होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं वो देखते हैं पहले उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस। जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है। बाई विच डीएनए मेक ए कॉपी ऑफ इट सेल्फ डूरिंग सेल डिवीज़न। मीन्स ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के अंदर जो डीएनए होता है वो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न के टाइम पे। मैं जैसे कि हाँ तुम्हें पता होगा कि देखो हमारी जो सबसे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल। और सेल की एक खासियत होती है वो डिवाइड करती रहती है। उनका कुछ टाइम पीरियड होता है हर एक सेल का, वो उतने दिन के बाद अपनी एक नई सेल की फॉर्मेशन कर लेगी और फिर वो डीजनरेट हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो है ना हर एक चीज़ रेप्लिकेट करती है। तो ऐसे ही जो हमारा डीएनए होता है ये भी रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने की ज़रूरत क्यों इसको, क्योंकि इसको नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी है तो इसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। जब ये रेप्लिकेट करता है तो हमारा सेल डिवीज़न का एक प्रोसेस होता है। सेल डिवीज़न में सेल जब डिवाइड करती है तो उसमें कुछ स्टेजेस आते हैं, जैसे G1 स्टेजेस, G2 स्टेजेस, S स्टेजेस। ये जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, लेकिन आप इतना याद रखो कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है ना वो S फेज़ के अंदर करता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेट करता है बाय द प्रोसेस जब डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है। और ये जो कॉपी बनाता है ये सेल डिवीज़न के प्रोसेस के दौरान बनाता है। और जब सेल डिवाइड ये डीएनए रेप्लिकेट करता है ये करता है एस फेज़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो डीएनए का नेचर कैसा होता है। देखो डीएनए जो होता है ना वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी मीन्स हाफ। तो जैसे हमें पता है डीएनए का ऐसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। जब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो जब ये डिवाइड करता है तो ये जो दो स्टैंड है ये अलग होके ऐसे ऐसे बना लेते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, खुल जाता है ये स्टैंड। जब ये दो स्टैंड खुल जाते हैं तो इसके अंदर जब आगे जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन के दौरान जब ये वापस से ये ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो इस हेलिक्स में जो एक स्टैंड होगा वो तो पेरेंटल स्टैंड यानी कि ये कह सकते हैं पुराना स्टैंड होगा, और जो दूसरा होगा ना वो नया स्टैंड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स दो स्टैंड है और दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं, एक ओल्ड स्टैंड और एक न्यू स्टैंड है। उसके अलावा जो डीएनए होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मीन्स दो डायरेक्शंस में। जैसे कि मैंने बताया कि जो डीएनए है, डीएनए के दो स्टैंड, मैंने आपको बताया था कि डीएनए के दो स्टैंड हैं। एक जो स्टैंड होता है वो होता है 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक। ठीक है, और एक स्टैंड होता है 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम तक। ठीक है, तो ये होता है 5 प्राइम, एक स्टैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसलिए और जब रेप्लिकेशंस होगा तो दोनों डायरेक्शंस में होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल। ठीक है, समझ आया कि डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं और बाई डायरेक्शनल को क्यों कहते हैं। और अगला है डिसकॉन्टिन्यूअस, कि भाई इसको डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं। क्योंकि जो डीएनए के स्टैंड होता है, मैंने देखो एक स्टैंड है, एक स्टैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्टैंड। क्या कहते हैं, लैगिंग। जो लैगिंग स्टैंड होता है वो होता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड। डिसकॉन्टिन्यूअस मीन्स जैसे कि मान लो डिवीज़न होना शुरू हुआ तो डिवीज़न के टाइम में जैसे मान लो ये हमारे पास ऐसे स्टैंड बने जो डिवाइड करके दो बने,
तो एक के अंदर तो डिवीज़न डायरेक्ट हो, मतलब जब रेप्लिकेट होगा तो उसमें कोई भी मतलब गैप नहीं होगा, वो कंटिन्यू बन जाएगा एक पेयर। लेकिन एक जो स्टैंड होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस, एक यहाँ पे हुआ यहाँ बना तो बीच में क्या होते हैं, गैप होते हैं, इसलिए हम उसको डिसकंटिन्यूस स्टैंड कहते हैं। और ये डिसकंटिन्यूस स्टैंड है, डिसकंटिन्यूस स्टैंड कहते हैं लैगिंग स्टैंड को, किसको, लैगिंग स्टैंड को। और जो कंटिन्यूस है उसको हम कहते हैं लैडिंग स्टैंड। ठीक है, तो समझ आया कि दो स्टैंड होते हैं, लैगिंग और लैडिंग। लैगिंग स्टैंड डिसकंटिन्यूस स्टैंड होता है और लीडिंग स्टैंड कंटिन्यूस स्टैंड होता है। तो इतना भी समझ आ गया कि जो डीएनए वो सेमी कंजर्वेटिव क्यों है, बाई डायरेक्शनल क्यों है और डिसकंटिन्यूस क्यों है। ठीक है, उसके अलावा जो सेमी कंजर्वेटिव का जो मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म जो है दो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बताया था 1958 में, मेसेल्सन एंड स्टेल। मेसेल्सन और स्टेल ने इसको डिस्कवर किया था कि जो डीएनए होता है उसका जो नेचर होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, अब देखो इसके डायग्राम में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। देखो हमारे पास, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या, पेरेंट्स, यानी कि जिस पेरेंट्स का डीएनए था वो हमारे पास, और ये डबल हेलिकल डीएनए। जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, जो पहली जनरेशन हमारी आई जिसमें डिवाइड किया, तो आपको दिख रहा होगा कि एक स्टैंड तो है ना, इन्होंने कलर से आइडेंटिफाई कर रखा है, एक स्टैंड तो ग्रीन कलर का और एक स्टैंड ऑरेंज कलर का। देखो जो स्टैंड ग्रीन कलर का स्टैंड है इसका मतलब वो पेरेंट का ही स्टैंड है, और जो ऑरेंज कलर का स्टैंड है इसका मतलब वो नया स्टैंड आया। तो इस जनरेशन में अब क्या है, मैंने सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये बताया था ना, आधा आधा, कि आधा तो पेरेंट्स का है, आधा वो न्यू बन के आया है, तो ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का। ठीक है, उसके बाद देखो अगली जो जनरेशन आएगी, जब मान लो दोनों को अलग अलग से डिवाइड करेंगे, तो जो एक है इसकी है, जब सेकंड जनरेशन आई तो एक तो ऐसा ही हुआ और दूसरा जो है वो न्यू, बिल्कुल नया फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, तो ये मैं इसमें आपको ये समझाना चाह रही थी कि भाई जो डीएनए है उसको सेमी कंजर्वेटिव नेचर का क्यों कहते हैं, कि भाई इसके अंदर जो हाफ हाफ होती है, हाफ जो स्टैंड होता है वो ओल्ड स्टैंड है, जो हाफ स्टैंड है वो न्यू स्टैंड है, इसलिए हम इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसके अंदर देखते हैं कि आगे क्या है। देखो उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन इज़ इसेंशियल। अब देखते भाई हम पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज़ इसेंशियल मैकेनिज्म इनहांसिंग सेल ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए रेप्लिकेशंस क्यों ज़रूरी है, डीएनए रेप्लिकेशन सेल की ग्रोथ करने के लिए, सेल को भाई ग्रोथ भी बढ़ानी, उसको इंक्रीमेंट करना, उसके लिए कोई भी हमारी बॉडी में कोई सेल के यहाँ कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, उस इंजरी को ठीक करने के लिए अगर रेप्लिकेशंस नहीं होगा तो जो वो इंजरी है वो ठीक नहीं होगी, वो वहीं पे रह जाएगी। तो उस रिपेयर को, जो भी टूट फूट है बॉडी में, उसको ठीक करने के लिए रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन करने के लिए। अगर मान लो कि वही रिप्रोडक्शन ही नहीं होता तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया तो उसके बाद और कोई ऑर्गेनिज्म बनता ही नहीं, तो इसका मतलब और हमारी जो ग्रोथ है वो तो वहीं पे स्टॉप हो जाती। ठीक है, तो इसके लिए हमारे क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को एक बार ओवरव्यू करके देखते हैं, गो थ्रू होते हैं उससे कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, कुछ बातें हैं जो नहीं होंगी इसके अंदर। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए, मॉडल का जो डीएनए का मॉडल था, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, दे फाउंड दैट डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है विद 2 पेयर ऑफ डीएनए स्टैंड विद कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। देखो हमारे पास 2 स्टैंड है हेलिकल स्टैंड, और हर एक जो स्टैंड होता है, मैंने इसके अंदर बताया था कि कुछ बेस पेयर्स होते हैं, जो कि जैसे ए टी, मतलब एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन बताया था। तो ये यही कह रहा है कि जो 2 पेयर्स होते हैं और वो क्या हैं, एक मतलब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अपोजिट होंगे, पूरक होंगे उसके, और वो इस स्टैंड के ऊपर अटैच होता है। ठीक है, अब ये बताओ, पता हो डीएनए का जो होता है, ह्यूमन के अंदर जो डीएनए होता है वो कितनी उसकी क्या लेंथ होती है, कितनी मीटर का होता है वो। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, जो ह्यूमन के अंदर जो डीएनए होता है वो मेनली 2 मीटर का, मतलब ऑन एन एवरेज 6 फीट का होता है वो। ठीक है, इतनी उसकी लेंथ होती है ह्यूमन डीएनए की। ठीक है, आगे देखते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैज़ ए
पैरेलल स्पाइरल न्यूक्लिक एसिड चेन डेट आर ट्विस्टेड इनटू ए डबल हेलिक्स शेप। ये कह रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हमें पता है, उसके अंदर वो स्पाइरल में अरेंज होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की चेन होती है और उस चेन के अंदर वो जो चेन होती है वो ट्विस्टेड होती है और एक हेलिक्स की शेप बना लेती है। ठीक है, ये हमें पता है ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं। डीएनए इज़ मेड ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए होते हैं वो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है और दे आर मोलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ। मैं आपको एक क्लास थी हमारी पिछली थी शायद, उसके अंदर मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस बताया था, याद है भाई? न्यूक्लियोटाइड्स का जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि उसके अंदर फोस्फेट, शुगर्स, फोस्फेट भी होता है, शुगर भी होता है और बेस पेयर भी होता है। और न्यूक्लियोसाइड में मैंने बताया था शुगर अब्सेंट होती है लेकिन फोस्फेट और जो अपने शुगर है वो प्रेजेंट होती है। डीएनए के अंदर कौन सी शुगर थी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो यही बोल रहा है कि जो डीएनए होता है वो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और वो क्या करते हैं, वो मिलियंस ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे कंपोज्ड करके मॉलिक्यूल्स वो कंपोज्ड होके डीऑक्सीराइबोज शुगर जो अपने डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है 5 कार्बन शुगर है, मतलब 5 कार्बन 5 प्रेजेंट है इनके अंदर विद फोस्फेट ग्रुप, यानी कि पी के साथ जो डिनोट करते हैं उसके साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है, ये समझ आया इतना। अब हम इसके अंदर आगे देखते हैं कि भाई और क्या क्या खासियत है डीएनए की। उसके अंदर देखते हैं, देखो, ईच न्यूक्लियोटाइड इज टाइटली बेस पेयर्ड विद ए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऑन द अपोजिट स्टैंड। हमें पता है बेस पेयर अटैच होते हैं और मैंने पहले ही बताया 2 स्टैंड है, दोनों के अंदर जो ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे, बेस पेयर होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पूरक होंगे, उल्टे होंगे उसके। ठीक है, जैसे कि एडेनिन है, हमें पता है 4 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। एडेनिन है, थाइमिन है, गुआनिन और साइटोसिन है। यहीं पे अगर आरएनए की बात होगी तो वहाँ पे थाइमिन की जगह पे एक अलग प्रेजेंट होता है यूरासिल, जिसको यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो एडेनिन है वो पेयर बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड, और ये जो होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। उसके बाद जो गुआनिन बॉन्ड करेगा वो पेयर बनाएगा साइटोसिन के साथ और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये तीनों क्या है, अपने हाइड्रोजन के बॉन्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर बाउंड टू ईच अदर इंस्टेंट बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मिंग ए शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या थे, फॉस्फेट, शुगर और अपना बेस पेयर। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, बाउंड टू ईच अदर इन स्टैंड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बॉन्ड मतलब स्टैंड्स में अटैच होंगे और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और वो बनाएंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसके नाम से पता चल रहा है, फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट ग्रुप, मतलब फॉस्फोर्स अपना, डाई मीन्स 2 और एस्टर मीन्स एस्टर बॉन्ड। तो क्या है, फॉस्फोर्स 2 डाइएस्टर बॉन्ड के साथ अटैच होंगे और उससे हमारे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन फॉर्म्ड होगी। शुगर मीन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होगी। और शुगर में मीन्स इसमें 5 कार्बन C5। तो इसका जो डायग्राम होता है ना डीऑक्सीराइबोज शुगर का, वो ऐसा होता है, मतलब जैसा बेंजीन दिखता है ना, बेंजीन में तो 6 कार्बन होते हैं, इसमें 5 कार्बन होते हैं, तो वैसा ये दिखता है। तो ऐसे हमारी जो है होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ये क्या है, बॉन्ड की फॉर्मेशंस कर लेता है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉन्ड इज अ लिंकेज बिटवीन द थर्ड कार्बन एटम। ये जो हमारी लिंकेज हुई थी ना, कैसे हो गया, देखो थर्ड कार्बन एटम ये हमारे पास है, तो देखो ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5, यानी कि 5 कार्बन एटम है। तो ये कह रहा है जो ये बॉन्ड बनाएगा थर्ड कार्बन एटम, तो थर्ड कार्बन एटम यानी कि ये अपना थर्ड कार्बन एटम ऑन द डीऑक्सीराइबोज शुगर, शुगर के तीसरे कार्बन बेस, एंड द फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ अनदर शुगर, और दूसरी कोई और शुगर हो गई ऐसे ही और उसके 5th कार्बन के ऊपर अटैच हो। जो तो 3 पे अटैच हो गया इसका मतलब वो 3 प्राइम है और जो 5 पे हो गया वो 5 प्राइम है। तो मैं पहले ही अभी आपको बताया था ना, जब हेलिकल स्ट्रक्चर बताया तो मैंने बताया था एक 3 प्राइम होता है, 3 एंड, तो एक तो एंड होता है 3 से लेकर 5 प्राइम तक, एक एंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो समझ आ गया कि कौन सा 3 की फॉर्मेशंस करेगा और कौन सा अपनी 5 की फॉर्मेशंस करेगा। ठीक है, दाएं। उसके बाद आगे चलते अपना, उसके अलावा और कुछ देखते भाई डीएनए के अंदर और क्या क्या खासियत है।
सबसे पहले देखो, डीएनए फिट विद इन द न्यूक्लियस बाय बीइंग क्लोजली पैक्ड इनटू ए टाइट कोयल नोन एज ए क्रोमेटिन। हमें पता है भाई डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर। अभी बताया ना कि 2 मीटर यानी कि लगभग 6 फीट का होता है। तो जब इतनी लेंथ है डीएनए की, और उस डीएनए प्रेजेंट का होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट होना है। तो न्यूक्लियस को फिट होने के लिए क्या करता है, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। और क्लोजली पैक्ड होगा उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन्स, ठीक है। तो डीएनए जो ऐसा प्रेजेंट है वो बिल्कुल ऐसे स्पायर ऐसे अरेंज हो जाएगा, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाएगा, और उस टाइटली पैक्ड जो स्टेज आएगी उसको हम कहेंगे क्रोमेटिन्स, ठीक है। उसके अलावा द प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इंटरफेज एंड एस फेज। तो मैंने पहले ही बता दिया, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा ये अपना एस फेज के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्रोमेटिन कंडेंस। अब ये जो क्रोमेटिन है, जो टाइट फॉर्म थी डीएनए की, वो क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगी, और ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगी तो वो कंडेंस करके किसकी फॉर्मेशन करेंगी, क्रोमोसोम्स की। और क्रोमोसोम हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन्स के अंदर, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं पेयर्स के अंदर, और 46 होते हैं नंबर्स में, ठीक है। तो क्रोमेटिन और ज़्यादा कंडेंस होकर फॉर्मेशन करेंगी क्रोमोसोम की, और ये जो सारा स्टेप होता है ये सेल डिवीज़न के दौरान होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। समझ आ गया इतना कि भाई डीएनए के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम जब ये प्रोसेस होगा ना, अभी डीएनए रेप्लिकेशन का, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ डीएनए को देखा कि डीएनए का नेचर कैसा है, बाई डायरेक्शनल है, कौन क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। अब हम जब इस प्रोसेस को शुरू करेंगे तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से प्रोटीन्स और एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। देखो प्रोसेस में होगा क्या, जो डीएनए है, जो हमारे पास डीएनए था डबल स्टैंडर्ड, वो ऐसे मतलब खुल जाएगा, उसके जो वो हेलिक्स थे वो खुल जाएंगे। खुल जाने के बाद ऐसी कुछ फॉर्मेशन करेगा, फोग लाइक स्ट्रक्चर। एक जो स्टैंड होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा, और एक स्टैंड होगा वो डिसकॉन्टीन्यूस होगा, और ऐसे करके फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, देखो आज मैं सिर्फ आपको नाम बता देती हूँ, फंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए प्राइमेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हेलिकेज, देखो जिस चीज़ के पीछे एज वर्ड लग जाए ना, इसका मतलब वो एंजाइम्स है किसी चीज़ का, जैसे हाइड्रोज, ऑक्सीडेज, मतलब कुछ भी लग जाए तो इसका मतलब वो एंजाइम्स है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, प्राइमेज एंजाइम, हेलिकेज मीन्स हेलिक्स को तोड़ने के लिए, सिंगल्स, तो ये सारे अपने क्या हैं, ये सारे एंजाइम्स हैं, और इन एंजाइम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप मैंने जितना पढ़ाया होगा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।